बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से बात करना चाहेंगे, जिसमें मुख्तलिफ लोगों की तकारीर जारी रहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज ने भी अपनी तकरीर की और उसमें उनका ये कहना था कि सिंध में सैलाब की पेशन गोई जो है वो मार्च में कर दी गई थी, लेकिन मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मार्च में मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से जो है पहले से तैयारी नहीं की गई। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कभी हम पानी कम यानी हम साल के 6 महीने पानी कम होने का रोना रोते हैं और बाकी 6 महीने जो है वो पानी ज़्यादा होने का रोना रोते हैं। यानी सैलाब की वजह से जब पानी ज़्यादा होता है तो उसकी तबाहकारियों से हम जो है निमटने की कोशिशें कर रहे होते हैं, जबकि आधे साल हम कहते हैं जी खुश्क साली है, बारिशें नहीं हुई, पानी की कमी है। बहरहाल ये बहस तकरीबन 2 से 3 रोज़ से सिंध असम्बली में जारी है और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खिताब किया था और उनका ये कहना था कि सिंध में चूँकि जितना अंदाज़ा लगाया गया था या ये सोचा गया था कि शायद 20 से 25% सिंध जो है वो ज़ेर आब आ सकता है, उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई। बहुत से इलाकों में 550 मिलीमीटर और उसके बाद अगर पूरे सीज़न में देखी जाए तो फिर बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 1250 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी इलाके या किसी भी जगह या किसी गांव देहात में होगी तो वो ज़ेर आब आएंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जी इमदादी कामों के हवाले से टेंट्स भी भरपूर तादाद में रखे गए थे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि किस कदर टेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा नाज़रीन, सैलाब के हवाले से जो इमदादी कार्रवाइयाँ की गई सिंध हुकूमत की जानिब से, उनकी तफसील भी पेश की गई, तमाम चीज़ें की गई और ये बहस अभी जारी है। बहरहाल हम इसी वाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाहनवाज जदून, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी शाहनवाज साहब, सिंध असम्बली में बहस भी जारी है। आप लोगों के खैर इस्तीफ़े जो हैं वो भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमा कराए जा चुके हैं। पहले मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या ये इस्तीफ़े सिर्फ दिखाने के इस्तीफ़े दे दिए गए हैं या इन पर अमल दरामद भी होगा? अगर पंजाब असम्बली नहीं भी तहलील होती तो क्या आप लोगों के इस्तीफ़े सिंध असम्बली में पेश किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, देखिए, हमने पार्टी क़यादत को पहले भी यहाँ पर जो हमारे अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर, हमने उनको अपने रिजिग्नेशन उनके पास जमा करा दिए थे। जब आज से कोई 7 महीने पहले जब नेशनल असम्बली से पीटीआई ने रिजाइन किया था तो हमने भी यहाँ जमा कराए थे और उस दिन हम फिर खान साहब के पास अपने रिजिग्नेशन तमाम मेंबर्स जो 26 हमारे एमपीएज हैं सिंध असम्बली, हमने जाके खान साहब को दे दिए और जब खान साहब जरूर समझेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पार्लियामानी लीडर खुर्रम शेर जमान साहब जमा कर देंगे। और इंशाअल्लाह बात यह है कि आपने बात की कि भाई इस पे बिल्कुल खान साहब वो कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं साथियों के साथ, पंजाब में भी डिवीजन वाइज। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। दिन ब दिन माशी तौर पर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कोई मुल्क इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में ये अभी रूस के साथ जब हम शुरू में हमने कहा था, खान साहब ने इनको कहा था कि आप रूस से जाके तेल ले ले, मैंने मुआहिदा किया, लेकिन उस वक्त डर के मारे ये नहीं जा रहे थे। अब ये गए रूस के साथ और वहाँ अब पहले वो हमारे जो टर्म ऑफ कंडीशन पे वो दे रहे थे हमें, अब इन्होंने इनको कहा था कि हम अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन पे आपको ऑयल देंगे, वीट और ऑयल। तो बात यह है कि अभी आप देख ले, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मुल्क डिफॉल्ट होने का 5% वो था और अब 85% है। यानी इससे अंदाजा लगा ले कि इंपोर्ट के लिए इन्होंने वो बंद कर दिया, एलसी नहीं खुल रही है, डॉलर इनके पास बिल्कुल नहीं है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो और पाकिस्तानी अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को चुने और वो फैसले करे, तो जाहिर है फिर दुनिया भी। बात बजा है सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के खिताब में अपने पिंडी में उन्होंने कह दिया था कि जी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, हम मशावरत करेंगे, फिर रहनुमाओं के बयानात भी आते रहे जी असम्बलियाँ टूट जाएंगी और इमरान खान की अमानत है, वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। अब खान साहब खुद बात बदल रहे हैं कि जी वो इत्तेहादी ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात से इत्तेफाक करें, अब लाइन और लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है, इत्तेहादी अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, लेकिन पंजाब असम्बली बग़ैर इत्तेहादियों के गो के तादाद में 10 हैं, लेकिन
उनकी मर्जी के बगैर, ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही की मर्जी के बगैर पंजाब असम्बली तोड़ी नहीं जा सकती। एक FIR नहीं कट सकती तो असम्बली कैसे तोड़ दी जाएगी? आप मुझे ये बताएं। नहीं, देखिए बात ये है कि इंशाल्लाह परवेज इलाही साहब तो एग्री है, उन्होंने कह भी दिया है कि मैंने तो समरी भी वो करनी है, लेकिन हम अपने MPA सबको एतमाद में रह रहे हैं और डिवीजन वाइज खान साहब मिल रहे हैं उनसे, खान साहब मिल रहे हैं और उनसे कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये 20-25 तारीख तक आपको सबको वाज़ेह हो जाएगा। आपके कहने का मकसद ये है कि काफली राजी है, चौधरी परवेज इलाही राजी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके MPs नहीं मान रहे, इसका मतलब? नहीं, हमारे MP भी मान रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम खान साहब के साथ मशवरत के साथ ये करेंगे। खान साहब सबके साथ मशवरत, KP के हमारे MPs हैं, हमारे पंजाब जाहिर इतना बड़ा सूबा है तो डिवीजन वाइज तो खान साहब डिविजनल वाइज उनसे के साथ मिलके और वो कर रहे, तो मशावरत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह। जैतून साहब, आपको अंदाजा है कि अगर पंजाब हुकूमत आपकी नहीं रहती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या हो सकते हैं उस सूरत में? जो अभी आपको शेल्टर, हाँ साहब खुद भी जो हैं वो जमान पार्क लाहौर ही अब मौजूद हैं, बनी गाला भी नहीं जाते हैं, इसलिए कि जो सिक्योरिटी, जो तहफ़्फ़ुज़ उनको लाहौर में मौजूद है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के किसी और हिस्से में मौजूद नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली की हुकूमत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली की हुकूमत नहीं रहती तो ये सेफ हेवन जो खान साहब को मिला हुआ ये नहीं मिलेगा। फिर क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? खान साहब ने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोच लिए हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये तो वैसे हमारे खिलाफ तो लगे हुए हर वो हरबा इन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारे वर्कर्स पे FIR कटवाई। आप देख ले, आजम सवादी पर एक दिन में 21-22 FIR काट दी इन्होंने। इसी तरह हमारे अपोजिशन लीडर सिंध के अंदर अलीम आदिल शेख साहब 30 से ज्यादा FIR उन पे कटवाई हैं। मैं खुद इनका उसका शिकार हूँ, मेरे ऊपर 6 FIR इस टाइम में जमानतें कर चुका हूँ, 6 FIR मेरे ऊपर कटवाई हैं। यानी हमारे हर MPA पर 2-2, 3-3 FIR इन्होंने कटवाई हैं। तो हम तो वो फेस करने के लिए तैयार हैं, ना हम डरने वाले हैं, हम फेस करेंगे, क्योंकि जाहिर है हमने कोई मुल्क नहीं लूटा, ये सियासी विक्टिमाइजेशन है ये लोग जो कर रहे हैं। लेकिन इनको भी अंदाजा है डॉक्टर साहब कि तहरीक इंसाफ को रोकना भी इनकी बस की बात नहीं है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इन्होंने यही कहा था कि आप पंजाब असम्बली और KP असम्बली डिसॉल्व कर दे, हम इलेक्शन दूसरे दिन हम इलेक्शन पूरे मुल्क में करा देंगे। ये बयान राना सना के थे, यही बयानात मरियम नवाज के थे। तो आज इनको क्यों खौफ लाहक है और ये भाग रहे हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा कि यानी असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी जगह तहलील होने की बात खैर पहले की गई थी, अब तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। सिंध में भी इस्तीफ़े आपने जमा करा दिए। ये जो एक खबर गर्दिश कर रही है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सदर आरिफ अलवी ने यह मशवरा दिया कि जी अब नई कमान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, और फिर खान साहब का ये जो मैसेज है ये भी पार्लिमानी पार्टीज़ के ग्रुप्स में डाल दिया गया। आप भी एक सिंध की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं, आपको भी कोई इस किस्म का मैसेज आया कि यानी इस वक्त जो है वो फ़ौज की नई कमान के बारे में कोई मनफी बात, कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं करनी? डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमें कोई इस तरह का मैसेज नहीं है। फौज हमारी फौज है, हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमारी जिंदगियों से हम ज्यादा अहम फौज है जो सरहदों पे लड़ते हैं, जो अपनी जानों की नजराने देते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। आज अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो अपने इन जवानों की वजह से। हम डे 1 से होकर 2-3 लोगों की वजह से 2-3 लोग शायद गलत हो, उनकी पॉलिसियां गलत हो, लेकिन 99% फौज जो ना वो हमारी मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए अहम है और हम उनकी कदर, उनको कदर की निगाह से देखते हैं। कभी भी हमने फौज के खिलाफ कोई शाहनवाज साहब, जिस तरह पहले ट्विटर पे ट्रेंड्स, सोशल मीडिया पे बातें, पोस्टें, चीज़ें, जुमले, बहुत से ऐसे चीज़ें कही गई जिसका पड़ोसी मुल्क में भी बाकायदा उनकी मीडिया की जीनत बनी चीज़ें, ट्रेंड्स जो कि चलाए गए, अब क्या किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी हवाले से? बात यह है कि ना पहले दी थी ना अब है कि भाई आप फौज के खिलाफ कोई इस तरह वो करे। मैंने तो आपको कहा ना कि फौज हमारी जिंदगियों से अहम है हमारे लिए। तो ना हमें पहले कहा गया था, देखिए सोशल मीडिया तो किसी के उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है डॉक्टर साहब, ना ट्विटर किसी की कंट्रोल में है, ना फेसबुक और ना इंस्टाग्राम, आम लोग लगे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि फौज सब जो भी है पाकिस्तानी वो अपने फौज से मोहब्बत करते हैं और जो कुर्बानियां हमारे फौज ने दी हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं दी।
ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो मैं वैसे आपसे थोड़ी सी पंजाब की बात करना चाहूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही का जो बयान आ गया कि जी वो तो जनरल बाजवा साहब के कहने पे ही उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलाक़ किया, आप यकीन रखते हैं इस बात पे? ये तो उनका कोई जाती, मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि उसने ऐसे किया होगा, क्योंकि उनको भी जाहिर नजर आ रहा था। परवेज इलाही साहब को ये सीएम शिप पीडीएम ने भी ऑफर की थी कि भाई हम आपको सीएम बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया है कि अगर पीडीएम मुझे सीएम बनाते 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, लेकिन आगे इलेक्शन में उन्होंने जाना था, उनको पता था कि आगे इलेक्शन में अगर मैं पीडीएम के साथ मिल के इलेक्शन लड़ूंगा तो हमारी जमानतें जब्त होनी है। जाहिर वो सियासी लोग हैं और दूर अंदेश लोग हैं और दूर तक उनकी नजर जाती है, इसलिए वो पीटीआई के साथ बैठे। उनको पता है कि लोग इमरान खान को लाइक करते हैं और हमने इमरान खान के साथ जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बजाय ये ना कि पीडीएम को उस ऑफर को रिजेक्ट किया और हमारे साथ आए। अच्छा, यानी वो कोई किसी किस्म का प्रेशर या कोई चीजें नहीं थी, बल्कि कुछ भी नहीं, वो खाली इस वजह से कि उनको पता था कि आगे भी उन्होंने सियासत करनी है और ग्राउंड पे मौजूद होने, ग्राउंड की देखिए ना, उन्होंने कहा ना, मोहम्मद इलाही ने कहा कि 4-5 महीने पहले हल्के के लोग हमें कहते थे कि भाई हम आवाम में किस तरह जाएंगे, और जब ये रिजीम चेंज हुआ और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म की गई तो उसी हल्के के लोगों ने उन्हें कहा है कि नहीं भाई आपने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना और आपने तहरीक इंसाफ के साथ चलना है, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आप जीत सकते हैं, अदरवाइज दूसरे पार्टियों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने ग्राउंड के उसको रियलिटी को देखते हुए तहरीक इंसाफ के साथ चलने का फैसला किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सिंध असेंबली के हवाले से बात करना चाहेंगे। क्या समझते हैं सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाइयाँ की हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ नज़र भी आ रही हैं कि अब बेहतरी आई है सिंध में, जितनी तबाही हुई थी उस लिहाज से, क्योंकि बहुत वर्स्ट अफेक्टेड इलाके भी थे और कुछ ऐसे इलाके थे जो कि बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं, जो कि ज़ेर आब आ गए थे। लेकिन सर क्या समझते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जितनी बारिशें हुई, ये तो दुनिया का कोई भी खित्ता होता वो ज़ेर आब आता ही आता, जितनी बारिशें हुई थी। डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हुआ है तो हमारा सुबह सिंध हुआ है, और यहाँ पर वो बारिश और प्लस बलूचिस्तान का पानी भी इस तरफ आया, जो रेला था इस तरफ आया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए आज से कोई 12 साल पहले भी डॉक्टर साहब 2010 में भी इसी तरह फ्लड आया था और हजारों लोग मुतासिर हुए थे और तकरीबन सैकड़ों की तादाद से लोग वफात पा चुके थे, और यही सैलाब केपी में भी आया था। आप देख ले कि केपी गवर्नमेंट 2013 में हमारे वज़ीर आला परवेज खटक साहब ने ऐसी एक अमली अपनाई कि वो जो रिवर थे उनके साइडों पे दीवारें तामीर करवाई, और अब जब बारिश आए तो उस हिसाब से केपी में नुकसान नहीं हुआ जिस से 2010 में हुआ था। इनके पास तकरीबन 12 साल और तकरीबन 14 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इनको ऐसे इक़दाम तो करने चाहिए थे ताकि ये नुकसान, जाहिर है नुकसान तो इतना ज्यादा होता लेकिन उस हिसाब से नुकसान नहीं होता अगर ये इक़दाम करते हैं। डॉक्टर साहब कल आज भी लोग दर बदर कर रहे हैं, कल भी जैकबाद में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, वहां के लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, ना हमें कोई इमदाद पहुंची, ना हमारे घरों को ये जो कह रहे कि हम घर बना के देंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग अभी भी पड़े हुए बेयार और मददगार, इनके अपने एमपीएस जो सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुआ है वो चीखते रहे, इनके साथ जो मतलब ये अपने लोगों के साथ खड़े नहीं रहे। खाली ये हुआ कि भाई जो पैसा गया वो इनके जेबों में गया, आवाम तक नहीं पहुंचा। जो इन्होंने कोरोना के अंदर इन्होंने कहा कि 6 अरब रुपए अभी सामने आ गए ना, कोई 6 अरब रुपए के राशन सामने आ गए कि भाई वो आवाम तक तो नहीं पहुंचे लेकिन इनके जेबों में गए। तो सेम ये कंडीशन अब ये है, और अब ये कह रहे, कल भी वज़ीर आला साहब उसमें असेंबली के फ्लोर पे कहते रहे कि मैंने इतने लाख घर बनाने हैं। भाई बात ये है कि 2010 में भी ये फ्लड आया था, उस वक्त अगर आप बना लेते तो इतना नुकसान तो नहीं होता, उस वक्त अगर आप इक़दाम करते तो इतना नुकसान नहीं होता, मेरे सिंध के लोग दर बदर नहीं फैल रहे होते। आज जो वो एक यानी आप टेंटों में और उसमें जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये नुकसान इतना नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहनवाज जदून हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकात हुई इसहाक डार से, उसमें इलेक्शन के हवाले से बात हुई और इसहाक डार ने जल्द इलेक्शन पर रजामंदी भी जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हवाले से नवाज शरीफ से मशवरा करेंगे और उसके बाद कोई जवाब देंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 20 दिसंबर तक इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि अगर तो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से और हुकूमत इलेक्शन पर तैयार हो जाती है तो फिर पंजाब और के पी की असम्बली तहलील नहीं की जाएगी, वरना 21 दिसंबर को पंजाब और के पी की असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि जी नई क़यादत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की उसके फ़ैसलों का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है और किस तरीके से मामलात को हल किया जाता है। तमाम इंकशाफात जो हैं ये किए हैं फवाद चौधरी साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है कि इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और रिहायशी मरकज़ भी है, उसे सील किया गया है। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसे सील किया गया। उसमें माजी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन पे सेंटोरस की पार्किंग और दूसरी चीज़ों के हवाले से कोर्ट में भी केसेस चलते रहे और मुख्तलिफ अहकामात कोर्ट की जानिब से आते रहे, जिसकी वजह से सेंटोरस मॉल की पार्किंग वगैरह और दूसरी चीज़ें तब्दील की गई। दूसरी जानिब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और उनका कहना यह था कि उनको बड़ी तज़लील महसूस हुई जब शहबाज शरीफ ने उनकी बात ना सुनी, जबकि वो 3 मिनट मांग रहे थे बात करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, तमाम बातें, अब आया वो अपने हवाले से कोई पर्सनल बात करना चाह रहे थे या आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करना चाह रहे थे, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया जी। जी बाजवा साहब, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बताएं, क्या इसहाक डार साहब जो हैं वो यानी नून लीग राजी है इलेक्शन के लिए? नवाज शरीफ साहब से फाइनल अप्रूवल ली जाएगी जल्द इलेक्शन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर अर्ज करूंगा कि इसमें तो अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी और इसहाक डार साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि इसहाक डार साहब ने उनसे कहा है कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन फाइनल हमारी जो बात होगी वो कायदे मोहतरम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो 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 मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सदर अलवी साहब जो है ना वो बड़े बेइख्तियार है। इमरान नियाज़ी साहब किसी को इख्तियार देते नहीं है और किसी की बात को मानते नहीं है। वो बस एक ही शर्त पे कहते हैं कि पहले ये एग्री करें, बल्कि डेट अनाउंस करें कि इस तारीख को हम इलेक्शन करवा देंगे तो फिर मैं टेबल पे बैठूंगा। सर, अगर इन्होंने इस तरह ही बात करनी है तो फिर टेबल पे बैठने का क्या मकसद है? इमरान नियाज़ी साहब जो है वो अपनी बात से टच से मस नहीं हुए आज भी। और जो 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 आप कह रहे हैं ना कि ये 20 दिसंबर, कभी कहते थे 1 दिसंबर को, कभी कहते हैं 20 दिसंबर को, इनके जो गुब्बारे की हवा थी वो तो निकाल दी चौधरी परवेज इलाही साहब ने। ये भी बात दुरुस्त है कि ये मीडिया पे भी आई कि उन्होंने कहा कि हमने समरी पे दस्तखत करके दे दिए हैं। देखिए सर, अगर समरी पे दस्तखत करके दे दिए हैं तो वो ओपन कर दे समरी की कॉपी, जिस तरह वो साइफर जाली दिखाया था लोगों को, ये भी दिखा दें, बल्कि ये प्रेस रिलीज में जारी कर दें। क्या ये जो उन्होंने समरी दी है ये उसी तरह का ही हाल तो नहीं होगा कि अगर गवर्नर साहब ने रेजिग्नेशन दिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख के दे दिया? आपको याद है ना सर, उनके नाम पे दे दिया। जब समरी तो तब वैलिड होगी जब उसको ऑफिस का नंबर लगेगा, उसकी तारीख डालेगी, फिर होगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। परवेज इलाही साहब ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि 30 मार्च से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे और
उन्होंने एक ये भी कह दिया कि मुझे अर्ली इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। नंबर 2, मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि 4.5 माह से कंटिन्यूसली पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो इन सेशन है, जबकि करोड़ों रुपए रोजाना का खर्चा है, लेकिन कोई किसी किस्म की कानून साजी उसमें नहीं हो रही। सिर्फ जो कल कानून साजी हुई है उसमें इराकीन ने अपनी सैलरीज और अपने अलाउंसेस जो हैं उनको एनहांस किया। ठीक है जी, ये सिर्फ इस डर से वो असेंबली का सेशन क्लोज नहीं कर रहे कि जब असेंबली का सेशन क्लोज होगा तो हमें कहा जाएगा गवर्नर साहब की तरफ से कि आप इत्मीद का वोट लें चीफ मिनिस्टर साहब, और चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी सूरत इत्मीद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि हम इमरान न्याजी साहब के कहने पे असेंबली को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, वो इमरान न्याजी की इस सजेशन से एग्री नहीं करते। उसकी सर वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक आदमी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहा हो और एक पार्टी को लीड करता हो, वो कहता है कि मैं पहले अपने ऑर्डर अनाउंस करता हूं और मैं बाद में उस पर मशावरत करूंगा मेंबरान से। ठीक है जी, तो मेंबरान कहते हैं कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये डिक्टेटरशिप कर भैया, ये हम नहीं मानते। अगर वो पहले उनको इत्मीद में लेते तो और सूरत हाल थी। अब पंजाब असेंबली के जो इराकीन असेंबली हैं, पीटीए से जो तल्लक रखते हैं, वो इस बात को डिसएग्री करते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देने चाहिए या हमें असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब ने ये जो एक नया बयानिया बनाया था, जो एक नया थ्रेट लगाया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो अवाम का समंदर आएगा रावलपिंडी में, पहले इस्लामाबाद में कहते थे, फिर कहते रावलपिंडी में, तो जिस तरीके से वो समंदर आया आज तक, वो अब उसके बाद समंदर की बात नहीं करते। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए लाहौर के 10 हल्के हैं, 10 हल्कों को हम रोजाना की बुनियाद पे वहां पे रैलीज निकालेंगे। और देखें, इतना बड़ा आपने लॉन्ग मार्च किया, आप करोड़ों बंदों को लेकर के आ गए, बकौल उनके लाखों नहीं थे। वो कहते हैं अगर सारे इकट्ठे कर ले फिर करोड़ों हो जाएंगे। और आपने लॉन्ग मार्च, जिसका नाम था शॉर्ट मार्च, भी किया रोजाना 1 घंटे के लिए, और फिर आप घर में छुप के बैठ गए कि, और उसके बाद आपने वो सारा जो गोलियों का ड्रामा रचाया गया वो भी आपने देख लिया। कोई कहता है आज तक कोई नहीं कह सका कि कितनी गोलियां लगी, और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल लीगल भी नहीं हासिल कर सके। और मुझे बताइए बाजवा साहब की क्या मतलब, बाजवा साहब ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, और कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कुछ इक़्तिसादी जो लिमिटेशंस हैं वो भी तमाम लोगों पर लगा दी जाएं। जैसे गाड़ी में सफ़र करने की बात है तो 3-4 अफराद गाड़ी में मौजूद हों, तो ताकि मुख्तलिफ चीज़ों से कारोबार के औकात को भी महदूद कर दिया जाए ताकि एनर्जी सेविंग की जा सके। बहुत सारी ऐसी जो तजावीज़ हैं वो भी ज़ेर गौर हैं। तमाम चीज़ों पे जब तक कि वज़ीर ख़जाना या वज़ारत ख़जाना या फाइनेंस की मंजूरी नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें नहीं की जा सकेंगी। यहाँ तक कि अब बैरून मुल्क पढ़ने वाले जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनकी फ़ीसें बाहर भेजनी हैं, वो भी बग़ैर जो यानी उसके है अप्रूवल के बगैर नहीं भेजी जा सकेगी। लोगों के ट्रैवल पे भी कहा जा रहा है कि फ़्लाइट्स भी कम की जाएंगी, और खलीजी रियासतें जो हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग करने पे भी जब तक कि कोई जवाज़ ना हो हर आम आदमी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि इस किस्म की तजावीज़ या इस किस्म की पाबंदियों? जी, कतई तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं है। 0.00001% भी ये ऐसी किसी किस्म की कोई बात सरकारी इदारों में या हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसमें या कैबिनेट में या पीएमएलएन, लेकिन चलो अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो ये बात तो फैक्ट है ना सर कि एलसीज रुकी हुई हैं, इंपोर्ट्स बंद हैं। कल पोल्ट्री वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कैनोला और सोयाबीन जो है ना वो भी दस्तयाब नहीं है। पोल्ट्री की सनत इस कदर मुतासर हो रही है कि अगर अब जो मुर्गी या अंडों की जो पैदावार है ये अगर कम होती है तो अब ये भी शायद हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाए, क्योंकि हम जो है ना वो सही तरीके से इन चीज़ों की अफजाइश हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें भी शायद अब अजनास और दूसरी चीज़ें भी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात दुरुस्त नहीं है कि अब ये जो इम्पोर्ट्स हैं ख़ास तौर पे
एसेंशियल चीज़ों की, यानी इंसुलिन या इस टाइप की जो इम्पोर्ट्स है मेडिसिन की, उनकी भी एलसीज रुकी हुई हैं, वो भी नहीं आ रही। बहुत से एक आध दो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि डायबिटीज़ की या ज़ियाबतीज़ की दवाएं बनाती हैं, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन अब पाकिस्तान में रोक दिया है इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। मैं मैं आपको जाती तौर पे एक बात बताने जा रहा हूँ। जी 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 बताएं, कोई इंकशाफ करने जा रहा है में मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो गंदम की पैदावार है ना सर, जी जी, और पाकिस्तान में जो चीनी की पैदावार है, इन दोनों चीजों में पाकिस्तान ऑलमोस्ट खुद कफील है। लेकिन होता क्या है कि पहले ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं और फिर बाद में इंपोर्ट की जाती हैं। ठीक। और अरबों डॉलर जो है इसमें पाकिस्तान के खजाने से दिए जाते हैं। और आप समझ, क्या आपके इल्म में है कि ये जो इलीगल एक्सपोर्ट होती है, ये सबसे ज्यादा हमारे एक हमसाया मुल्क है वहां पे जाती है। सर वो सारी चीजें सर, लेकिन उस पर तो नाअहल भी हो चुके हैं लोग, चीनी स्कैंडल सामने आ चुका है, ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। प्रेजेंट की बात करें सर, हाल की बात करें, ये सर माजी हो गया, किस्सा माजी का हो गया, तारीख हो गई। मैं सर हाल की बात करता हूँ। देखिए सर, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पैदा भी होती हैं और मैन्युफैक्चर भी होती हैं। जी जी। लेकिन बावजूद वो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं। ये जो आजकल एलसीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो सिर्फ इस वजह से है कि हमें अगर पाकिस्तान, देखिए ना, अगर पाकिस्तान में अदरक, प्याज, ये अद्वियात की कंपनी की जो बंद होने की बातें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है उसने अपनी जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान में रोक दिया है। इंसुलिन की सुनने में आ रहा है कि शॉर्टेज हो सकती है। इन खबरों में कहां तक सदाकत है? आप कहते हैं सब जाली, सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा है। मैं आपकी बात से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री करता हूं। मैं आपकी बात से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री करता हूं। अब सर मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो पाकिस्तान में अद्वियात, जान बचाने वाली या दूसरी जो शुगर की मेडिसिन है जी, इंसुलिन टाइप, अगर पाकिस्तान की अवेलेबल है तो फिर हमें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में उसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? ठीक, अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ की जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सर वैसे ये भी अच्छी पॉलिसी है, यहाँ के लोगों के लिए पाकिस्तानी चीजें होनी चाहिए। आपकी पार्टी के सरबराह अगर बीमार हो तो वो बाहर इलाज कराएं, उनको छींक भी आ जाए तो उसका भी चेकअप जो है ना बाहर हो, चाहे बाईपास कराना हो या कोई इलाज हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स पे शायद उनका एतमाद ही नहीं है। नहीं सर, अगर कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है, अगर कोई आदमी, देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, यहाँ पे मैं तकरीबन डस्का एक छोटा सा तहसील है और हमारे साथ गांव के हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, अब मैं शहर में डस्का में रहता हूँ। अगर कोई गांव का आदमी बीमार होता है ना सर, तो वो डस्का में आता है। जो डस्का के लोग हैं ना सर, वो गुजरांवाला जाते हैं। गुजरांवाला के जो लोग हैं ना सर, वो गुजरांवाला में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सर वो लाहौर जाते हैं। और जो लाहौर के लोग हैं ना सर, वो कराची जाते हैं, और कराची वाले जो लोग हैं ना, वो फिर आगे समंदर पार जाते हैं। ये अफोर्डेबिलिटी की बात है। तो इसके हिसाब से नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक कराची से है, इसका मतलब है। तो सर अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, हाँ। अगर कोई बंदा गुज़िश्ता 30 सालों से हाँ। या 50 सालों से अपना एक डॉक्टर उसने रखा हुआ है, हाँ। और वहां से वो चेकअप करवाता है, या मियां शहबाज शरीफ साहब अगर वो कैंसर सर्वाइवल पेशेंट है, अगर वो कैंसर का इलाज अपने एक स्पेसिफिक डॉक्टर से कराते हैं, तो अब क्या करें? वो क्या ना जाए अपनी जान बचाने के लिए? अच्छा, यानी जान बचाने जरूरी होगा तो आदमी कहीं भी जा सकता है। सर देखिए, वो कैंसर सर्वाइवल है, आपको पता है, वो हर 6 महीने के बाद अपने वो, मैं आप क्या अर्ज करूं, ये अच्छा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनकी जाती बात को यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सर कोई ऐसी बात नहीं है। वो कभी मुस्तकबिल में ये सहूलियात हमारे मुल्क में मैसर हो पाएंगी? इमरान खान ने तो चले एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, वो जैसा भी है जो भी है, जितने लोगों को भी उससे फायदा हो रहा है, लेकिन सर कम से कम पाकिस्तान में ये सहूलत तो हुई। हालांकि वो खुद कैंसर पेशेंट नहीं है, उनकी वालदा मोहतरमा जो है वो कैंसर पेशेंट रही है, उन्होंने कम से कम ये फील करके एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया। आज तो शहबाज शरीफ साहब क्या ये फील नहीं करते कि फिर यहाँ के लोगों के लिए उनको भी कुछ कैंसर हॉस्पिटल्स बना देने चाहिए? मौका दें सर, मुझे मौका दें थोड़ा सा, मैं अर्ज करता हूँ।
इमरान न्याजी साहब, ये अवाम गलतफहमी है कि इमरान न्याजी ने कैंसर के पेशेंट के लिए वो हॉस्पिटल बनाया। इंडिया में शायद कटहरा है या क्या, मेरे ज़हन से नाम उखड़ गया, मैं आपको उसकी 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 वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ। जनता की अदालत की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, उसमें उनका क्या क्वेश्चन था याद है आपको? जी जी। उन्होंने कहा इमरान खान, हाँ, यहाँ पे ये र्यूमर है कि लोग कहते हैं कि अमेरिकन ने और यूके के ज्यूश ने एक रिसर्च सेंटर दरकार था जहां पे जिंदा लोगों के ऊपर, बीमार पेशेंट के ऊपर, उनके ऊपर तजर्बात किए जाएं। तो आप उनसे पैसे लेते हैं और उसको पाकिस्तान में उसके ऊपर रिसर्च की जाती है मरीजों के ऊपर। तो उनका क्या जवाब था याद था? उन्होंने कहा था नहीं रिसर्च तो सर दुनिया भर में असल में देखें आसिफ बाजवा साहब, दुनिया भर में मुख्तलिफ कैंसर्स पे रिसर्च की जाती है और बदकिस्मती से मगरबी दुनिया में ही तमाम रिसर्च हो रही है। मुस्लिम ममालिक में या पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में इस किस्म की रिसर्च की ही नहीं जा रही है जो कैंसर के हवाले से की जाए। और ये मेडिकल फील्ड में ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो अपनी रिसर्च का डाटा एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ताकि वहाँ की रिसर्च यहाँ आ सके, यहाँ के मरीजों की या कैंसर की जो टाइप्स हैं उस पर दूसरे ममालिक में रिसर्च की जा सके। सर मैं अर्ज करूं, मैं अगर ये बात करूंगा ना तो फिर दूर तक जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे करनी भी चाहिए। सर मैं बड़ी मादरत के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शौकत खानम की हॉस्पिटल की उनकी जो एडमिशंस हैं वो किस तरीके से वहां पे होता है और वहां का डेथ रेशो क्या है और किस किस तरीके से लोगों से लाखों रुपए लिए जाते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप उसके ऊपर रिसर्च कर लें। मैं किसी के ऊपर झूठी बात करने को बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता और ये लोगों के नजदीक बहुत बड़ी खिदमत है। और अगर ये बहुत बड़ी खिदमत है, अगर जो उस प्रोग्राम ने जनता की अदालत के जो उसके मेजबान थे, अगर अल्लाह करे उनका क्वेश्चन गलत हो तो ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी खिदमत है। और गवर्नमेंट ये पंजाब गवर्नमेंट ने बदरिया चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब ने वो जमीन इनको दी थी और मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने उस दौर में 90s में 80s में 90s में उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए थे और आज भी उस हॉस्पिटल में उस वक्त सर बाजवा साहब उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान जो है सियासत में आने वाले हैं। उस वक्त तो सर ये बात नवाज शरीफ साहब उनको ऑफर कर रहे थे कि आप मेरी गवर्नमेंट में आ जाएं, मिनिस्ट्री तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन और ये हमने तो बीबीसी पे इंटरव्यू भी देखा हुआ है कि उन्होंने कहा जी यंग मैन इसको मैं एक दफा ऑफर कर रहा हूँ ये आ जाए, लेकिन आने के लिए उनको ये आइडिया ही नहीं था कि इमरान खान इस तरीके से सियासत में आके उनके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएंगे या उनकी हुकूमत गिराने का सबब बनेंगे। इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ। इतराज इस बात पे है कि किसान फरामोश नहीं होना चाहिए। बस यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि फिर इखलाकियात से बढ़ के मैं कभी आपको पता है मैं किसी की जात पे कभी बात नहीं करता। बर्दाश्त करनी चाहिए, सियासत दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन जात की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि जो जनता की अदालत वाले ने क्वेश्चन किया था वो गलत है, गलत होगा, गलत होना चाहिए। अगर वो सवाल दुरुस्त था तो उसका जवाब तो होना चाहिए था ना सर। तो सर बात यह है कि पंजाब में आपकी नून लीग की हुकूमत रही, सारा कुछ रहा, ये हॉस्पिटल वहां चलता रहा। अगर ऐसी कोई बात थी तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई भी ऐसी चीज जो कि अगेंस्ट एथिक्स हो रही हो, क्या ये काम पंजाब हुकूमत का नहीं था कि वो चीजें पकड़ती? या जैसे हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी, मुल्तान में मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज की छत पे जो चीज देखी गई जिसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना, बहुत सवालिया निशान उठे, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई कि आखिर लोग यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ये तमाम चीजें कैसे हो रही। ये सर 18वीं तरमीम के बाद ये टोटल जिम्मेदारी सूबे की है। हमारे सूबे में अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हेल्थ के हवाले से होती है तो इसमें सूबाई हुकूमत जो है वो रेगुलेट करती है। किसी किस्म का कोई ऐसा इलाज जो कि गैर अखलाकी हो या एथिक्स के खिलाफ हो,
वो यानी हेल्थ के शोबे से उसको किसी सूरत इजाजत दी नहीं जा सकती। आप जिस वक्त ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं उस वक्त तो सर नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, तो इस बात का नोटिस नहीं लिया उन्होंने। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये वही बात है कि आज इमरान न्याजी साहब कहते हैं ना कि वो जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे उन पे एतराज है, मैं उनको बात नहीं मानता, वो पार्शियल है, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये आपका ही पसंदीदा था और आपने ही इसको लगाया था, आपकी ही चॉइस थी। बात ऐसे ही है ना। ठीक, इससे अच्छा पहले चलें सर, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी 2-3 सवाल हैं जो मैं करना चाहूंगा। मुझे बताइए सर, सेंटोरस मॉल जो सील किया गया, तो ये टाइमिंग इत्तेफाक से मैच कर गई कि कल जो है ना वो सरदार तनवीर साहब जो है ना वो पूछ रहे थे कि जी वो कुछ बात करना चाह रहे थे, तनवीर इलियास साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको बात नहीं करने दी। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी वो तो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसीज की बात कर रहे थे। ये कहाँ तक सर, ये क्या कोई टाइमिंग मैच कर गई, या जो कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर मैं अर्ज करता हूँ जी जी, मुझे ये आप बता दीजिए, आप बड़े सीजन्ड जी एनालिस्ट हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़ी सर मैं तो बिल्कुल इम्पार्शियल, मैं तो एंकर करता हूँ, मतलब मैं अपना तजिया नहीं दे पाऊंगा आपको अपने प्रोग्राम में। जी मैं करता हूँ सर, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो डेलीगेशन है वो हों और वहाँ के दूसरे ममालिक के सफीर बैठे हों और इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद हो, तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है सिटिंग वो वहाँ पे अपनी स्पीच दे रहे हो, तो एक अपने ही मुल्क का, अपना ही हमारा जो हिस्सा है आजाद कश्मीर, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह इंटरप्ट करके बात करना चाहेगा या करेगा, तो क्या तासर जाएगा पूरी दुनिया में। और जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका तरीकाकार था, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त था? उन्होंने मियां साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई आपकी बात सुनते हैं, हम बैठते हैं, आपको टाइम देते हैं जितना कहते हैं। एक आदमी स्पीच कर रहा है, आप कोई प्रेस रिपोर्टर है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कोई प्रेस रिपोर्टर है कि वहां पे आप नुमाइंदे हैं और वहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, या कोई सेशन था खुदा जी सेशन में क्वेश्चन सवाल जवाब होंगे। सर ये कितना, मैं फिर कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहता, वो भी आहर एक हमारे वो आजाद कश्मीर है। तो सर फिर ये आज क्या हुआ, ये जो कार्रवाई हुई है ये पहले से प्लान की हुई थी या क्या हुआ? ये तमाम चीजें हुई, फिर डीसील किया गया, फिर सील किया गया, क्या सिनेरियो क्या है सर? सर मैं अर्ज करता हूँ, ये आज पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफा, और आज से तकरीबन 2 माह पहले भी ना ये माल जो है ये काफी देर तक ये क्लोज रहा है, सील रहा है। ठीक है सर, तो आग भी लग गई थी और भी दूसरी चीजें थी, ये तमाम चीजें होती रही हैं। बड़ा मॉल है सर, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। आई हैव बीन विजिटेड सर, मुझे पता है, मैं कई दफा वहां गया हूँ। गुजारिश ये है कि सर आप जैसे लोग शायद अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए चले जाते हैं, आम लोग तो शायद उस मॉल में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा महंगा मॉल है, रिहाइश तो और बहुत ज्यादा महंगी है सर वहां पे। मैं सर अर्ज करता हूँ कि कुछ लोग गवर्नमेंट में या जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वहां पे ऐसे होते हैं, वो लोग समझते हैं कि आज हम अपने नंबर बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब को शो करेंगे कि हमने आपके खिलाफ उन्होंने ये बात की है और हमने उनका मार्क्स कर दिया है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता चला तो उन्होंने इस बात पे नाराजगी का इजहार किया और आगे आपने देख लिया कि वो फौरी तौर पर डीसील कर दिया गया है। मीटिंग हुई और अभी पूरी तरह डीसील नहीं किया गया, अभी 55 आधा घंटा पहले की मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो उसको पार्शियली डीसील किया गया है, क्योंकि सर वहां के जो ताजिर हजरात हैं उनका एहतजाज सामने आया। उन्होंने कहा एक चाहे किसी भी पर्सनल वजह से, किस वजह से भी सील किया गया हो, लेकिन जो ताजिर हजरात हैं उनके कारोबार का क्या करेंगे? करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उस मॉल से, इस्लामाबाद का या लोगों का। मैं सर्च करता हूँ अगर उस माल का जो इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे है और बहुत बड़ा माल है, वहां पे लोगों के करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए हुए हैं और बड़ा कीमती वहां पे प्रॉपर्टी है सर, अगर उसके जो इस्लामाबाद का सीडी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर उसके बाई लॉज को फॉलो नहीं किया गया तो फिर तो यकीनन वो सील रहा भी है और रहेगा भी। और अगर उसके बाई लॉज को उन्होंने फॉलो किया है तो वहां से चंद मिनट की ड्राइव है हाईकोर्ट की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, और किसी की जुर्रत है
कि इतना बड़ा माल हो, इतने बड़े लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और लोग दूर दूर से उसको विजिट करने आते हो, वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी प्लेस है और लोगों की नहीं इन्वेस्टमेंट सर, बहुत ज्यादा वायलेशंस है। बिल्कुल हुई तो हैं। देखिए, ये माजी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुमोटो नोटिस लेते हुए उसकी पार्किंग खत्म कराई, उस पर यस, बड़ी बातें की गई। और गुलजार साहब ने नोटिस लिया, उस पर बड़ी वो किया गया, पार्किंग उसकी कहा कि जो वायलेशंस हुई हैं। लेकिन सर ये तमाम तमाम हुकूमतों में होती रही है ना, मतलब सेंट लॉरेंस मॉल आज का तो तामीर नहीं किया हुआ, आप खुद जानते हैं किस हुकूमत में तामीर हुआ, क्या हुआ। और सरदार साहब जो हैं वो कितने बड़े ग्रुप के मालिक हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। जानते हैं सब लोग जी, ये तो गूगल पे सारा कुछ सर ओपन है यार चीजों पे। कोई हाउसिंग सोसाइटी के तो ये एनओसीज का भी अगर मसला था, जो तारड़ साहब कह रहा था, तारड़ के जी, वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसीज की बात करना चाह रहे थे। कश्मीरियों के कॉज से कोई ताल्लुक नहीं था। असल में सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज के एनओसीज कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब से कि सर वो दे दें, वरना मैं उठ के एहतजाज करूंगा। क्या ये बात दुरुस्त है? अता तारड़ साहब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त थी हाँ और उनकी स्टेटमेंट जो है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हाँ उन्होंने जो जो बातें की हैं हाँ वो 100% सच है हाँ। और यही वो करना चाहते थे। वो ब्लैकमेल करके वो प्राइम मिनिस्टर को मीडिया के सामने ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना चाहते थे कि मुझे कहेंगे आप यहां से पहुंच जाए, लाए जो कहते हैं मैं दस्तखत कर देता हूँ। लेकिन अब वो ऐसा काम नहीं होगा और ना हो सकेगा। अच्छा। अब उनको अदालत में ही जाना पड़ेगा और अदालत से ही रिलीफ लेना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला डिसीजन है वो सामने रख के कोई भी कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो जो ब्यूरोक्रेसी या सिविल ब्यूरोक्रेसी या सीडीए वो उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे ही करना चाहूंगा, आप समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो इमरान खान को मशवरा भी दिया है, तंबीह भी की है कि अब खुदारा ये जो नई कमान है इसके खिलाफ कोई बात ना करे, ना खान साहब ना पार्टी लीडर्स। और हमें नजर भी आ रहा है सर, ये जो बातें पहले जो तनकीद की जाती थी, जो चीजें, जो रिमार्क्स या ट्रेंड्स चलाए जाते थे, कुछ भी नहीं, सब तमाम चीजें रुकी हुई हैं। सर मैं अर्ज करता हूँ जी कि सोशल मीडिया पे सर मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है बाजवा साहब। ये है मुख्तसर बात यह है कि इमरान न्याजी साहब ने अपनी जो टीम है उस पे ये वाजे कर दिया है कि हमने जिस तरीके से जो जो बातें जो जो काम किए हैं वो हमारे गलत साबित हुए हैं और हमने ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक महाज खोला हुआ था वो सही उसका भी हमें नुकसान हुआ है बिल्कुल, और उससे भी उन्होंने यूटर्न ले लिया। और सर आज वो रेहाम खान ने ट्वीट भी किया है, एक तरफ उन्होंने दिखाया कि उन्होंने जो इमरान खान ने अपनी दो बहुत बड़ी गलतियों के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा एक तरफ तो रेहाम खान से शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये 2018 में उन्होंने कहा था, और अब एक रिसेंट उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन देना, यानी गिविंग एक्सटेंशन वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। वो कह रहे हैं फैसला कर लेंगे कौन सी ज्यादा बड़ी गलती थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।